Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number some basic concept of organic chemistry. और इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्यूजन और क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड कि जब ऑर्गेनिक रिएक्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका फ्यूजन जो है वो किस तरीके से होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये मैकेनिज्म किसको कहेंगे देखिएगा। इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट भी कहते हैं, रिएक्ट करते हैं विद एन अप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट। दो चीज होगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं, दूसरे को अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर इंटरमीडिएट, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको कि हम सबस्ट्रेट कहते हैं, उस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई अटैकिंग जो रिएजेंट है वो उसके ऊपर आकर के अटैक करता है, रिएक्ट करता है, जिससे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, दैट्स राइट, और फिर उससे फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इंटरमीडिएट जो है उससे बहुत बार बाई प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में ये चीजें होती है। आप माइंड में आता है कि सर ये सबस्ट्रेट क्या होता है और अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। देखिएगा, इन जर्नल अ मॉलिक्यूल हुज कार्बन इज इन्वॉल्व्ड इन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, दैट्स राइट। और दूसरी जो स्पीसीज होती है जो आकर के रिएक्ट करती है रेदर देन सबस्ट्रेट इज कॉल्ड रिएजेंट। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर ऐसा हो कि दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट है वो दोनों ही क्या करते हैं, कार्बन सप्लाई करते हैं टू द न्यू बॉन्ड, नया बॉन्ड बनने के लिए दोनों रिएक्टेंट ही अगर कार्बन दे रहे हैं, देन चॉइस इज आर्बिट्ररी एंड इन द केस द मॉलिक्यूल ऑन विच अटेंशन इज फोकस्ड इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो फिर हम क्या कहेंगे, जो मॉलिक्यूल हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है जिसके ऊपर फोकस करना है उसको सबस्ट्रेट कहेंगे, और दूसरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, अटैकिंग रिएजेंट कहेंगे। देखिएगा, ये सारे टर्म हम एक एग्जाम्पल से समझें। तो मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास में हुई, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन हुई जिसके अंदर आपके पास में ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। जब रिएक्शन हुई तो यहाँ से Br2 जो है वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद में यहाँ से जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा दूसरा पाई, पाई जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, एक Br इस पे दूसरा Br इस पर ऐड हो गया, क्या बन गया है CH2 CH2, उसके बाद यहाँ भी Br और यहाँ भी Br जो है वो ऐड हो गया। ये लीजिए, अब देखिएगा इस रिएक्शन के अंदर कौन सा जो मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, बट इनमें से सबस्ट्रेट कौन सा है, रिएजेंट कौन सा है। सबस्ट्रेट उसको कहेंगे जो कि कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाए, और नया बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में बना है कार्बन के साथ, तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका CH2 वाला, इसमें ये पाई ब्रेक होकर के और उसके साथ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। और ये जो आपका Br2 है इसको हम क्या कहेंगे, अटैकिंग रिएजेंट कहेंगे, दैट्स राइट। इसी तरीके से ये जो रिएक्शन है इसमें बेंजीन और CH3Cl ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, CH3 आकर के यहाँ पर जुड़ता है। तो एक्चुअल में जब ये रिएक्शन होती है तो बेंजीन में ये सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, और ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, then it react with CH3Cl in the presence of AlCl3 that is catalyst, द बॉन्ड बिटवीन CH3Cl इज ब्रेक। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और CH3 आकर के कहाँ जुड़ता है, इस कार्बन पर, जिससे क्या बनता है, CH3 बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ जो न्यू बॉन्ड बन रहा है HCl बार न्यू बॉन्ड बन रहा है, उसमें
कार्बन दोनों के दोनों एटम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो है, दोनों रिएक्टेंट ही कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो फिर इन दोनों को सबस्ट्रेट कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट या जो मेजर या जिसके ऊपर फोकस करना है वो हमारा कहलाएगा सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, एक्चुअल में ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेंजीन की, इसलिए इसको सबस्ट्रेट कहना है और इसको कहना है अटैकिंग रिएजेंट। दैट्स राइट। और ये प्रोडक्ट बन जाए। In such a reaction, a covalent bond between two carbon atom or a carbon and some other atom is broken and new bond is formed। ठीक है, इन रिएक्शन में या ऑर्गेनिक जितने भी रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब वो कार्बन कार्बन के बिटवीन हो सकता है या कार्बन किसी अदर मॉलिक्यूल के बिटवीन हो सकता है, ये ब्रेक हो जाता है और न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। दस राइट। जर्नली ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही होता है। अब आता है रिएक्शन मैकेनिज्म किसको कहना है। देखिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म हम कहते हैं किसको है, अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing detail of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rate of transformation of reactant into product. It means their kinetic is referred to as reaction mechanism। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो मान लीजिए यही केमिकल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी, जब ये रिएक्शन इन प्रोसेस में होगी, तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरीके से होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है वो किधर होगी, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे, उनमें से कौन सा इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, इट मींस उसकी एनर्जी कितनी होगी। दैट्स राइट, एनर्जेटिक्स इंटरमीडिएट जो है बने उनकी। ठीक है, फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस के बीट होगा, रिएक्शन का जो रेट है वो किस हिसाब से होगी, कौन कौन से फैक्टर या रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करेंगे। इन सब चीजों को अगर हम एक साथ स्टडी करें तो उस कंप्लीट प्रोसेस को, उस कंप्लीट स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। द नॉलेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म हमें चाहिए क्यों, क्या जरूरत है, तो देखिएगा, द नॉलेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इन प्लानिंग स्ट्रेटजी ऑफ देयर सिंथेसिस। ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये हमें बताएगा या ये हेल्पफुल होती है किसके लिए, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके रिएक्टिविटी के लिए, और साथ में हम अगर किसी नए कंपाउंड को सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो फिर हम कौन कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले, कौन सी स्ट्रेटजी को हम प्लान करें, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है उसकी नीड होती है या रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्पफुल होता है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में भी सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है फ्यूजन और क्लीवेज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ऑब्वियसली पुराना या कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो टूटेगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन पहले जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो फ्यूजन और क्लीवेज पढ़ना है कि बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो किस तरीके से होती है। देखिए बेटा, किसी भी कोवेलेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है सारे बॉन्ड या मैक्सिमम बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो जो एटम्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब जब रिएक्शन होगी तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग या इसकी जो क्लीवेज है, ये जो ब्रेकिंग है ये दो तरीके से हो सकती है। कौन कौन सी, पहला जो टाइप है इसकी ब्रेकिंग होने का दैट इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा जो टाइप होता है दैट इज होमोलाइटिक क्लीवेज। दोनों क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, देखिए, in heterolytic cleavage bond break in such a fashion that the shared pair of electron remain with one of the fragment. After heterolysis, one atom has successed electronic structure and a positive charge, and other a valence octet with at least one pair of negative charge। क्या होता है, बॉन्ड की इस तरीके की ब्रेकिंग जिसमें क्या होता है, बॉन्ड के जो दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों को कोई भी एक एटम, और कौन सा एटम ले जाएगा, जर्नली जिसकी ईएन क्या होती है, हाई होती है, जैसे बी का ईएन हाई है ना, तो बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, ये बी ले जाएगा, जिससे ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा।
अब देखिएगा क्या होगा, ये जो बी आपका ए है उससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस ए पर दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। डेफिशिएंसी दो की हुई है, कमी दो की हुई है, बट एक्चुअल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जर्नली इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आ गए ना, उससे क्या होता है, उससे ये जो बी है ना, इस बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, जिससे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इस तरीके की जो ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, दैट ब्रेकिंग इज नोन एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में CH3 और Br, ये अगर आपके मॉलिक्यूल हो, इसमें देखिएगा कार्बन के पास में वैलेंस सेल में आपको पता है 1 2 3 4 5 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ब्रोमीन के साथ इसने शेयरिंग की है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की, ये लीजिए ब्रोमीन के वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6 7 और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 8। जब यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो कार्बन और ब्रोमीन में आपको पता है Br की EN क्या होती है, हाई होती है। अब ब्रोमीन का EN हाई है तो ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो यहाँ से हो जाएगी। यहाँ से होने पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन अलग हो गया, इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन्स जो थे वो अलग हो गए, और ये जो Br था ये Br अलग हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ से देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, तो ये जो कार्बन था इसके वैलेंस सेल में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, सक्सेट रह गए, और वो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का था वो Br पर चला गया, जिससे इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा डेफिशिएंसी के इलेक्ट्रॉन। और ये जो बना है स्पीसीज दैट इज कार्बोकैटायन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बोकैटायन। Br पर क्या हुआ है, Br पर देखिएगा पहले से उसके पास में 3 लोन पेयर्स थे 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसने क्या किया, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था ये भी ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कार्बन का भी इसके ऊपर आ गया, जिससे Br पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। That's right, that is heterolytic dissociation. फॉर एग्जाम्पल हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ब्रोमोमीथेन, जैसे यहाँ पर हुआ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर CH3 के साथ कोई जेड जुड़ा है, अब इस कंडीशन में आपको ऐसा सपोज करना पड़ेगा कि कार्बन की EN जेड से क्या है, ज्यादा है, तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने पुल कर लिए हैं, कार्बन ने, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो कार्बन पर आ गए, इससे कार्बन पर एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। अब जो बना है दैट इज कार्बन आयन, जब पॉजिटिव चार्ज आया तो दैट इज कार्बोकैटायन और जेड पॉजिटिव बन गया। The organic reaction which proceed through heterolytic bond cleavage are called ionic or हेट्रोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शन। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं या हेट्रोपोलर या फिर पोलर रिएक्शंस कह देते हैं। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो बॉन्ड का आपने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जो है ये क्लीवेज आपने बताया, लेकिन ये क्लीवेज होता कब है, इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा कब, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर की बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। कौन कौन सी कंडीशंस है वो आपको याद रखनी होगी। देखिएगा पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका कंपाउंड है वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो आपका पोलर है तो उसमें बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। पोलर होने का मतलब वहां EN में जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो वो कैसा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा और हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम हाई टेम्परेचर रिएक्शन कोई भी करा रहे, अगर वो हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पर करा रहे, हाई टेम्परेचर सॉरी हाई नहीं लो रखना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर लो रखना पड़ेगा। जब भी हम रिएक्शन लो टेम्परेचर प्रेशर पर कराते हैं, ठीक है, तो जर्नली बॉन्ड का जो है वो हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। तीसरा, रिएक्शन जो करा रहे हैं अगर वो हम किसी पोलर सोलवेंट में करा रहे हैं, पोलर सोलवेंट में, तो वहां पर भी बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन जो है वही होता है। दस राइट, ये कंडीशंस है जो कि किसको प्रमोट करती हैं, हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को प्रमोट करती हैं। उसके बाद फिर होता है दूसरे टाइप का डिसोसिएशन जिसको कि हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक डिसोसिएशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, देखिएगा इन होमोलाइटिक क्लीवेज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर
जिन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है, जैसे ए के बीच में कोई बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, these are the shared paired electron in a covalent bond goes with each of the bonded atom। ठीक है ना, तो यहां से जो ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल बीचों बीच से क्रैक हो जाए, जिससे क्या होगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाए। इस तरीके की बॉन्ड की जो ब्रैकिंग होती है, दैट नोन एज होमोलाइटिक डिसोसिएशन। Thus, in homolytic cleavage, the movement of a single electron take place instead of a electron pair। जबकि heterolytic में क्या होता था, बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनकी शिफ्टिंग होती थी किसी एक एटम पर, जनरली हायर ईएन एटम पर उसकी शिफ्टिंग होती थी, जबकि यहाँ केवल एक जो इलेक्ट्रॉन है उसी का ही मूवमेंट होता है। द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाई हाफ हेडेड एरो और फिश हुक एरो से। इस हाफ हेडेड जो एरो होता है, फिश हुक एरो, इससे हम क्या करते हैं बेटा, इससे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को प्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो सिंबल है वो हमें ऐसा लगाना पड़ेगा, इस तरीके से यूं करके ऐसे, हाफ हेडेड, दैट्स राइट, दैट इज हाफ हेडेड एरो। क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन का पेयर का ट्रांसफर हुआ है तो इट इज डबल हेडेड। Such cleavage result in the formation of neutral species। अब देखिएगा बॉन्ड का जब यहाँ बीचों बीच से क्लीवेज हो गया, होने के बाद में क्या बन गया, ये ए स्पीसीज अलग, ये अलग, इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ किसी भी टाइप का चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो ये दोनों के दोनों स्पीसीज कैसी रहेंगी, न्यूट्रल रहेंगी, दोनों के दोनों स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज रहेगी, विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकेला रहेगा, कैसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। अनपेयर्ड रहेगा तो ये कैसे रहेंगे, पैरामैग्नेटिक रहेंगे। ये जो स्पीसीज होंगी कैसे होंगी, पैरामैग्नेटिक होंगी। दीज स्पीसीज आर कॉल्ड, अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज बन गई है, इन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दीज स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इन स्पीसीज को फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अगर आपके पास में हो और आपने सनलाइट की प्रेजेंस में अगर इसको थोड़ा हीट किया है तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो बीचों बीच से ब्रेक हो जाता है यहाँ, जिससे तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और ये जो स्पीसीज बनी है दीज आर नोन एज क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन रेडिकल, दीज आर क्लोरीन रेडिकल्स, इनको क्लोरीन रेडिकल कहेंगे। ठीक है, RX अगर आपने हीट किया है इसको या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो R और X, तो एक इलेक्ट्रॉन R का एक X का बॉन्ड बीचों बीच से क्लीवेज हो गया है, ब्रेक हो गया है, दैट इज होमोलाइटिक डिसोसिएशन। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिससे R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक X पे आ गया, दैट इज हेलोजन, हेलोजन रेडिकल या फ्री रेडिकल, दैट्स राइट। और ये जो है दैट इज अल्काइल फ्री रेडिकल, ये जो है ये क्या कहलाएगा, अल्काइल फ्री रेडिकल्स, दैट्स राइट। ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोड्यूस फ्री रेडिकल आर नोन एज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस। इस तरीके के रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल बनता है उनको हम क्या कहते हैं, होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शंस कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि किसी भी बॉन्ड के होमोलाइटिक डिसोसिएशन को प्रमोट करती हैं। देखिएगा कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि बॉन्ड के होमोलाइटिक डिसोसिएशन को प्रमोट करती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है आपका वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, रिएक्शन जो है वो किस में होनी चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, रिएक्शन जो है अगर वो हाई टेम्परेचर या प्रेशर पर अगर हो रही है तो जनरली बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। और इसके अलावा अगर रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है तो भी बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। ये कंडीशन है जो कि बॉन्ड के होमोलाइटिक डिसोसिएशन को प्रमोट करती है। और इसके अलावा हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को कौन प्रमोट करता है, जब आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, अगर वो पोलर है या फिर जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो वो कैसा हो, वो पोलर हो। ठीक है। अगर रिएक्शन जनरली या कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर प्रेशर पर अगर हो रही है
ठीक है बेटा। तो या फिर एब्सेंस ऑफ सनलाइट में अगर रिएक्शन हो रही है तो इन कंडीशंस में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का कैसा डिसोसिएशन होता है, हेटेरोलाइटिक, और इन कंडीशंस में बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है। चलिए, ये हो गया है बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड की ब्रेकिंग। जो भी रिएक्ट करते हैं उनको सबको हम रिएक्टेंट कहेंगे। रिएक्टेंट में भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा। सबस्ट्रेट उसको कहेंगे जो कि क्या करता है, जिस स्पीसीज का या जिस रिएक्टेंट का कार्बन न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कह देते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, मैकेनिज्म में ये पता लगाया जाता है कि ये डिस्कस किया जाएगा, ये स्टडी किया जाएगा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर वो जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो रही है, और उनकी एनर्जी कितनी है, कौन से इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बन रहा है, लेस स्टेबल बन रहा है। इसके अलावा रिएक्शन का जो रेट है वो रेट क्या है, ये सब कुछ अगर हम किसी रिएक्शन के बारे में स्टडी करें, दैट नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो दो टाइप से होता है, हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक। हेटेरोलाइटिक जब क्लीवेज होता है तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो कार्बन के साथ वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो या तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे या कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। इफ कार्बन लूज देयर इलेक्ट्रॉन then a deficiency is created on that carbon, therefore a positive charge is created on that carbon, therefore carbocation is formed. That's right. Or if carbon pull the electron, carbon gain the bonding electron या shared the electron on itself, therefore a negative charge is created on that carbon, therefore carbanion is formed. That's right. इसके अलावा जब बॉन्ड का होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, इन होमोलाइटिक डिसोसिएशन बॉन्ड ब्रेक बिटवीन both atoms and shared paired electron do not move toward one side. ठीक है ना, एक साइड दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। both electron of shared paired electrons are move toward opposite directions. Each atom gain one electron from covalent bond. Both are bonded by a covalent bond. Therefore, each species gain one unpaired electron, and these unpaired electron species are known as free radicals. ठीक है। और फ्री रेडिकल बनने को कौन कौन सी कंडीशंस अफेक्ट करती हैं वो हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।